तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। और जैसा कि मैंने कहा कि खबर बड़ी नहीं बल्कि बहुत बड़ी खबर है। बहुत बड़ी खबर जानने से पहले आपका जानना जरूरी है कि सिम्फर क्या है। सिम्फर यानी खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान, अगर इंग्लिश में हम कहें तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च। झारखंड के धनबाद में स्थित है सिम्फर। और यूं समझ लीजिए कि हमारे झारखंड का सिरमौर है सिम्फर। यूं समझ लीजिए कि भाई फ्यूल और कोयला, पेट्रोल और कोयले से जुड़े रिसर्च वहां पर होते हैं। देश के सबसे विशिष्ट बुद्धियां सिम्फर में रिसर्च करती हैं। अब आप अगर न्यूज 11 देखते हैं तो आपको ध्यान होगा कि हमने कुछ दिनों पहले सिम्फर से जुड़ी कुछ खबरें दिखाई थी। हमने दिखाया था कि हमारे हाथ एक चिट्ठी मिली गई। यह चिट्ठी CSIR के DG ने लिखी थी। CSIR वो संस्था है यानी सेंट्रल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी इसी के तहत सिम्फर आता है। केंद्र में जितने भी रिसर्च होते हैं वो रिसर्च CSIR के तहत आता है। केंद्र का फंड CSIR के पास आता है और CSIR फंड सिम्फर को देता है, आसान भाषा में अगर कहें तो। अब हमें DG की जो चिट्ठी मिली, उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि DG साहब को एतराज था कि भाई सिम्फर में जो फंड जा रहे हैं रिसर्च के लिए, उन फंड्स में कहीं ना कहीं अनियमितता हो रही है, जिसे हम कहते हैं कंसल्टेशन फी, जिसे हम कहते हैं मानदेय हिंदी में। तो उसमें कहीं ना कहीं अनियमितता हो रही है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि भाई आगे के फंड रोक दिए जाए। हमारा माथा ठनका। हम पहुंचे सिम्फर के डायरेक्टर के पास, डॉक्टर मिस्टर PK सिंह, प्रदीप कुमार सिंह साहब के पास। और जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि इस खबर को मत दिखाइए, इसमें आपके लिए कुछ नहीं है। इन्होंने हमारे जो पत्रकार थे, हमारे जो संवाददाता थे, उन्हें डराने की भी कोशिश की। उनका लहजा ऐसा था। खैर, हमने सिम्फर की जब गड़बड़ी दिखाई, उनके निदेशक की गड़बड़ी दिखाई, थोड़ा और खोदा तो हमें एक शख्स मिला जिसने बताया कि भाई इनकी डिग्री में कोई दिक्कत है। जब हमने उसके बारे में थोड़ी और रिसर्च की तो हमें बहुत सारी बातें पता चली कि भाई 2016 से लेकर 2020 तक डायरेक्टर साहब ने 15 करोड़ रुपए का सिर्फ रिसर्च किया। पता नहीं इस पे 15 करोड़ रुपए की कौन सी रिसर्च है। अब बड़ी खबर यह है कि हमारी खबर दिखाए जाने के बाद बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी ने एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को लिखा है। सबसे पहले हम आपको वो चिट्ठी यूं के यूं दिखाते हैं जैसी उन्होंने लिखी है। उस चिट्ठी को देखने के बाद आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले वो चिट्ठी दिखाइए जो बाबूलाल मरांडी जी ने लिखी है। बाबूलाल मरांडी, नेता विधायक दल भाजपा, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड। पत्रांक 167/BLM/21। विषय: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की इकाई केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद झारखंड में निदेशक द्वारा व्यापक वित्तीय अनियमितता एवं अपने नजदीकी रिश्तेदारों को सिम्फर में विभिन्न पदों पर अवैध तरीके से बहाली कराने की जांच कराकर कठोर कार्रवाई करने के संबंध में उपर्युक्त विषय के संदर्भ में धनबाद झारखंड के सामाजिक एवं RTI कार्यकर्ता श्री रमेश राही द्वारा विस्तृत रूप से लिखित शिकायत पत्र, इससे जुड़े साक्ष्य की प्राप्त प्रति आपके पास प्रेषित की जा रही है। कृपया अवलोकन करने की कृपा की जाए। श्री राही पिछले कई वर्षों से राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ सतत संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने जमीन से जुड़े कई घोटाले का पर्दाफाश किया, जिसकी जांच भी हुई एवं सत्य भी पाया गया। फलस्वरूप कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई एवं कई जेल में बंद हैं। इसी क्रम में श्री राही ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की इकाई धनबाद में केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान में पिछले कई वर्षों से चल रहे घोटाले एवं संस्थान में अपने नजदीकी रिश्तेदारों की नियुक्ति के बारे में रोचक खुलासे किए हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ प्रमुख बिंदुओं को आपके ध्यानार्थ रेखांकित कर रहा हूं, जो इस प्रकार है। पहला, संस्थान द्वारा व्यावसायिक वाहनों का किराए पर आपूर्ति में अनियमितता बरती गई। वर्ष 2009 में संस्थान के अधिकारियों द्वारा विभिन्न जगहों द्वारा परिभ्रमण किया गया। जिस वाहन से भ्रमण किया गया, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर JH0908945 था, जो मोटरसाइकिल का नंबर है, जो DTO बोकारो में पंजीकृत है। इस मोटरसाइकिल के नाम पर लाखों रुपए का भुगतान अधिकारियों द्वारा किया गया, जो जांच का विषय है। दूसरा, सिम्फर धनबाद में निदेशक श्री प्रदीप कुमार सिंह द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर अपने पुत्र पुत्री की कंपनी इंडस्ट्रियल आइकॉन 3D 16 भुवनपुरा बेंगलुरु को CSIR CECRI कराईकुडी चेन्नई द्वारा फेस शील्ड एवं कई सामानों की आपूर्ति का कार्यादेश वर्क ऑर्डर दिया गया, जिसके एवज में करोड़ों का भुगतान कंपनी को किया गया। कार्यादेश दिलाने में सिम्फर निदेशक श्री प्रदीप कुमार सिंह की मुख्य भूमिका है। वर्क ऑर्डर में कई नियमों की अनदेखी कर अपने पुत्र पुत्री की कंपनी को फायदा पहुंचाया गया।
तीसरा, संस्थान के निदेशक द्वारा सेवा कर सर्विस टैक्स के नाम पर 7,74,42,000 रुपए का गलत भुगतान किया गया, जिसे सीएजी द्वारा ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा भी किया गया है। सेवा कर के नाम पर बड़ी वित्तीय अनियमितता बरती गई है। ऑडिट रिपोर्ट की छाया कॉपी संलग्न है। चौथा, संस्थान के निदेशक द्वारा कंसल्टेंसी एवं टेस्टिंग फी के नाम पर अप्रैल 2016 से दिसंबर 2020 तक लगभग 15,70,81,000 रुपए और डीगवाडी में पदस्थापित अधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह ने 9,66,69,000 रुपए प्राप्त किए, जिसमें काफी वित्तीय अनियमितता बरती गई है। कंसल्टेंसी ने नाम पर अपने चहेतों को उपकृत किया गया एवं करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई। पांचवा, संस्थान सिम्फर धनबाद के निदेशक श्री प्रदीप कुमार सिंह ने अपने 18 निजी रिश्तेदारों के सिम्फर में विभिन्न पदों पर अवैध तरीके से बहाली कराई, जिसके साक्ष्य की सभी कागजात संलग्न हैं। छठा, महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सिम्फर के निदेशक श्री प्रदीप कुमार सिंह ने अपने अनुभव एवं कार्यानुभव के आधार पर सिम्फर में विशिष्ट वैज्ञानिक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित कराया है, जिसमें केवल श्री प्रदीप कुमार सिंह ही योग्यता अनुसार आवेदन दे सकते हैं एवं इनकी सेवा 70 साल तक है। श्री प्रदीप कुमार सिंह निदेशक का कार्यकाल 7 दिसंबर 2021 तक ही है, अतः ये अपने कार्यकाल में निदेशक पद से सेवानिवृत्ति उपरांत संस्थान पर एकाधिकार जमाए रखने के लिए अपने कार्यकाल में ही वरीय पद पर बहाली हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। वर्तमान निदेशक सिम्फर धनबाद पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं, इसके पीछे इनकी मंशा को समझा जा सकता है। इस प्रकार सिम्फर के वर्तमान निदेशक श्री प्रदीप कुमार सिंह पिछले 5 वर्षों से सिम्फर धनबाद को लूटने एवं अवैध कार्यों को अंजाम देने में लगे हैं। इनके भ्रष्टाचार के कारनामों की चर्चा आगे आमजनों में व्याप्त है। अतएव आपसे आग्रह है कि सामाजिक कार्यकर्ता श्री रमेश कुमार राही से प्राप्त शिकायत पत्र एवं इससे जुड़े साक्ष्यों के आलोक में इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर इन पर तुरंत कठोर कार्रवाई करना चाहेंगे, ताकि केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ इस प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थान धनबाद को बचाया जा सके एवं केंद्र सरकार के द्वारा भेजे गए राशि की बंदरबांट होने से रोका जा सके। सधन्यवाद। संलग्नक शिकायत पत्र एवं बिंदुवार साक्ष्य की प्रति सेवा में श्री नरेंद्र। तो ये इतना बड़ा घोटाला है, ये इतनी बड़ी गड़बड़ी है जिसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते हैं। देखिए, कहते हैं कि बात निकलती है तो दूर तलक जाती है। मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ जो मेहमान बैठे हुए हैं उन तक मेरी बात पहुंच रही होगी। अब आसान भाषा में इसे समझने की कोशिश करते हैं जो बाबूलाल मरांडी साहब ने चिट्ठी में लिखी है। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं, उस रिपोर्ट को देखने के बाद बहुत सारी चीजें हैं जो साफ हो जाएंगी। मैं आपको बताता हूं कि कैसे तुक्के से हमारे हाथ ये घोटाला लगा है। हमें एक चिट्ठी मिली थी CSIR DG की तरफ से, हमने आपको बताया। अब नियम है कि भाई जो हम खबर दिखाते हैं तो खबर का पैमाना ये कहता है कि हम डायरेक्टर साहब के पास पहुंचे, डायरेक्टर साहब के पास हम पहुंचे कि हम उनकी बाइट ले लेते हैं, लेकिन बाइट लेने के बदले में हमें जो मिला वो सब बातें तो चलिए ठीक समझ में आती हैं। अब इन सब के बाद में हमने थोड़ी और खोजबीन की, थोड़ी और पड़ताल की, तो कुछ ऐसे लोग हमें मिले जो इस मामले के जानकार थे, जिन्होंने बताया कि भाई कितने सारे आरोप हैं। अब ऐसे इस मामले के एक जानकार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जब आप इनको सुनेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। देखिए, हमने कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस मामले को किसी ने नहीं छुआ, हमने छुआ, न्यूज 11 भारत ने छुआ। अब इसका असर यह है कि बीजेपी विधायक दल के नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को चिट्ठी लिख दी है इस मामले से जुड़ी हुई। अब सवाल यह उठता है कि आप देखिए इनका प्रभाव, कि हम इतना कुछ चला रहे हैं इस मामले में, इनकी डिग्री से लेकर के, इनके घपले से लेकर के, इनके मानदेय से लेकर के, इनकी सैंपलिंग के खेल से लेकर के, लोगों को नौकरी देने से लेकर के, हर जगह इन्होंने गड़बड़ी की है पीके सिंह साहब ने। लेकिन अब तक इन्होंने मीडिया के सामने अपनी प्रतिक्रिया देना उचित नहीं समझा। सर, क्या कहेंगे? जी जी, देखिए, ये कोई प्रतिक्रिया तो दे नहीं सकते। अगर इनका लोकल जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें वो कंसल्टेंसी पर बोलते हैं, लेकिन कंसल्टेंसी के पॉइंट्स नहीं उठाते हैं। और सीबीआई की जो रिपोर्ट है उस पर तो ये बोलबे नहीं किए, उस पर तो चुप्पी साध गए हैं लोग। तो इट मीन्स वो करेक्ट है, उसको वो भी स्वीकार करते हैं, मौनम स्वीकार लक्षणम। लेकिन कंसल्टेंसी का ये नहीं बताते कि टेस्टिंग को कैसे इन्होंने
ये स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट में चेंज किया। जी जी। क्योंकि कंसल्टेंसी अगर नहीं रहती, टेस्टिंग रहती, तो केवल एक बार आसान भाषा में सर, एक बार आसान भाषा में हम इस खेल को समझना चाहते हैं। ये कंसल्टेंसी और स्पॉन्सर्ड का ये खेल क्या है, चूंकि हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं तो वो भी समझना चाहेंगे कि इस खेल को खेला कैसे गया है। हेलो, हाँ सर, हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं तो हम आसान भाषा में समझना चाहेंगे कि ये कंसल्टेंसी और स्पॉन्सरशिप का ये खेल कैसे खेला गया है। आसान शब्दों में थोड़ा समझाएं इसे। नहीं, खेल खेला गया है वो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन कंसल्टेंसी का प्राविधान CSIR में है, उसकी गाइडलाइंस है। जी ठीक है। और गाइडलाइंस में वो कहता है कि जब आपका एक्सपीरियंस डेवलप्ड है और जिस प्रोजेक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी लैब का बहुत मिनिमम यूज होगा जी, और आपका जो एक्सपीरियंस है वो ज्यादा यूज होगा, देन इट इज कंसल्टेंसी और एडवाइजरी प्रोजेक्ट। ठीक है। लेकिन जो टेस्टिंग करते हैं, जो कोल सैंपलिंग, कोल मेगा प्रोजेक्ट है, ये सैंपलिंग करते हैं और सैंपल टेस्ट करते हैं। तो जब टेस्ट करते हैं तो वो BIS स्टैंडर्ड के अनुसार ही करते हैं। ठीक है। और जहां पर BIS स्टैंडर्ड लग गया वहां पर इनका एक्सपीरियंस क्या है जी, वो तो एक फॉर्मेट है और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी लैब का 100% यूज हो रहा है। ठीक है। तो वो कंसल्टेंसी हो नहीं सकता। जी जी। यहाँ इन्होंने मैनिपुलेट किया है कि कंसल्टेंसी बना करके जो सबसे ज्यादा पैसा लिए हैं, नहीं तो टेस्टिंग अगर बनाते तो केवल 20% ही बचता, और जो 18 करोड़ 17.5 करोड़ जो पाए हैं वो 2.5-3 करोड़ पर आ जाता। हाँ हाँ। अच्छा, एक और बात समझना चाहेंगे, चूंकि आप इस मामले के जानकार हैं सर, कितने का घोटाला होगा ये अंदाजा? देखिए, आपके विधायक जी का भी मैंने सुना है, उतना तो हम नहीं बता सकते हैं, उनकी दृष्टि एकदम सही होगी जी। लेकिन CMRI के अंदर जो कंसल्टेंसी जिस नाम पर लिए हैं जी, ये कम से कम 100 करोड़ होगा। अच्छा, 80 से 100 करोड़ रखिए, क्योंकि 17.5 करोड़ तो यही पाए हैं 5 साल। जी जी। बाबूलाल मरांडी ने अपनी चिट्ठी में कुछ ऐसे आरोप भी लगाए, जैसे उन्होंने कहा कि देखिए व्यावसायिक वाहनों का किराया आपूर्ति में भी अनियमितता बरती गई है, और उसमें उन्होंने बाकायदा नंबर भी दिया है कि DTO बोकारो के नाम से ये रजिस्टर्ड एक बाइक है जिसको लाखों लाख रुपए भुगतान कर दिए गए। बताइए, पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज उन्होंने बताया कि भाई जो टेंडर है, फेस शील्ड का जो टेंडर है, इन्होंने अपने परिवार को, अपने बेटे की कंपनी को दे दिया। इंडस्ट्रियल आइकॉन 3D 16 भुवनपुरा बेंगलुरु की ये कंपनी है। CAG की जो रिपोर्ट है, उस CAG की ऑडिट रिपोर्ट में भी गड़बड़ी का खुलासा हुआ। इसके बावजूद ये पद पर बने हुए हैं, तो इसका मतलब समझा जा सकता है। हाँ, पावरफुल हैं और अपने पावर, पोस्ट और पैसे का उपयोग करके अपना पूरा आनंद ले रहे हैं। जी जी। वो किसी को समझते नहीं है। चलिए, ये तो आपका चैनल है, 3-4 दिन से जो आपने उठाया, तो इसका मुद्दा मुख्यमंत्री जी को भी सोचना चाहिए, झारखंड के मुख्यमंत्री जी को, और कहीं ना कहीं एक्शन होना चाहिए। अगर कुछ भी एक्शन नहीं होगा तब तो कोई भी अपराधी कुछ भी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, जो रूल है, जो गाइडलाइंस है कंसल्टेंसी का, वो कंप्लायंस होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल होना ही चाहिए। पूरा का पूरा 100% वायोलेशन है। चलिए चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया, नमस्कार। चलिए, तो अब हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। सरोज जी BJP से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से किशोरनाथ शाहदेव साहब जुड़े हुए हैं, और मोहन कर्मकार साहब JMM से जुड़े हुए हैं। मैं आसान शब्दों में अब आपको समझाता हूं सारा मामला। DG की चिट्ठी आप लोगों को बता दी मैंने। DG की चिट्ठी के बाद हमने जब खोजबीन की तो हमें पता चला कि भाई इन्होंने जब अपनी डिग्री दिखाई है, MSc जियो फिजिक्स की इन्होंने अपनी डिग्री दिखाई है डायरेक्टर साहब ने, और ये इन्होंने दिखाई है BHU से। लेकिन जब हमने BHU में पता किया जिस अवधि की इन्होंने डिग्री दिखाई, इस दौरान उन पता चला कि वो तो SBI के एक बैंक में BHU के अंदर ही कैशियर कम क्लर्क थे। अब एक नौकरी करते हुए उन्होंने BHU से MSc इन जियो फिजिक्स कैसे कर ली, पहला सवाल। फिर हमने पता किया कि क्या BHU में कुछ ऐसा सिस्टम है कि भाई नौकरी करते करते किया जा सकता है ऐसा, तो BHU में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने पता किया कि भाई इन्होंने डायरेक्टर रहते, जो पहले तो डायरेक्टर का जो फॉर्म होता है सिम्फर के डायरेक्टर का, उसमें इन्होंने पिछली नौकरी का कोई जिक्र ही नहीं किया, वो कॉलम इन्होंने नील रख करके छोड़ दिया। फिर हमारे मन में सवाल कौन था? फिर इन्होंने जितने लोगों को बहाल किया ये सब इनके रिलेटिव थे, मन मांगे
सैलरी पर इन लोगों को बहाल किया इन्होंने, और जो डिजर्व नहीं करते थे उनको सिम्फर जैसी संस्था में बहाल कर लिया। चलिए वो भी ठीक है। पता चला कि इनके खिलाफ सीबीआई जांच तक हो चुकी है और सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट की है, लेकिन फिर भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं। और यहां तक कि एक केंद्रीय मंत्री ने इनको सिर्फ मौखिक ठीक है जाने दीजिए गलती हो गई ये कह के और इन्हें माफ कर दिया। क्या यह संभव है? सिर्फ 5 साल में 15 करोड़ रुपए की रिसर्च, और वो भी जब पूछा गया कि भाई कैसी रिसर्च, तो ये कहते हैं कि ये इंटरनल मैटर है, ये इनकी सैलरी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये इनकी सैलरी नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मामला है। हम विधायक अनूप सिंह से परसों बातचीत कर रहे थे, लाइव चैनल पे फोन पर बातचीत हो रही थी, और वो बता रहे थे कि इतना बड़ा घोटाला है कि झारखंड में आज तक इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ होगा अगर कोल सैंपलिंग, कोल की ग्रेडिंग ये घटा देते हैं। जो कोयला है, कोयले की ग्रेडिंग ये घटवा देते हैं, उसी के आधार पर कोयला का दाम तय होता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा खेल है। तो क्या इस खेल पर चुप रहना, सबकी चुप्पी जायज बनती है? सबसे पहले मैं मोहन कर्मकार साहब के पास आऊंगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्मकार साहब, मुझे लगता है कि आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये कितना बड़ा मामला है। सिम्फर एक ऐसी संस्था है, ये झारखंड का गर्व है। हमें गर्व होता है कि सिम्फर हमारे झारखंड में, ये बोलते हुए कि भाई कोयले से जुड़ी रिसर्च और पेट्रोल डीजल से जुड़ी रिसर्च और ऐसे तमाम फ्यूल से जुड़ी रिसर्च हमारे यहाँ होती है। ये विशिष्ट दिमाग, ये विशिष्ट ब्रेन हमारे यहाँ है। लेकिन फिर जब मेरा ध्यान पीके सिंह साहब की करनी पर जाता है, उन्होंने जो किया है उस पर जाता है, तो फिर बड़ा दुख सा होता है। सर, क्या हमारी चुप्पी इस पर जायज है? कर्मकार साहब, देखिए, आपके माध्यम से जिस तरह से ये जानकारी मिली है, ये निश्चित तौर पर ये राज्य का खजाना का ये सीधी तरह से लूट है। क्योंकि सीसीएल जैसा संस्था जो है, जिस जगह पर आज ये रिसर्च के लिए केंद्र के द्वारा जो फंड दिया जाता है, उसका सही तरह से दुरुपयोग नहीं होना, और ये जो पदाधिकारी जिस सीएमडी का आप बात कर रहे हैं, ये सीधा केंद्र सरकार के अधीन है। और हमको ऐसा लगता है कि इसमें केंद्र सरकार के भी कई मंत्री, कई पावरफुल लोग आज ये इससे मिले हुए हैं, जिसको कहीं ना कहीं हमको लगता है कि इस लूट में कहीं ना कहीं से भागीदारी का हिस्सा उन लोग पर भी ये जाता है, और इसलिए अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जैसा आप बता रहे हैं कि इसके ऊपर कई सवाल हुआ, कई तरह की घोटाला में इसका नाम आया, सीबीआई तक इन पर जांच करने के बाद ये जांच रिपोर्ट भी दी होगी, और उसके बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं होना, ये दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा लगता है कि इस राज्य के भीतर में आज चल रहा है। निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है अगर इस तरह की घटना में वो लिप्त है, क्योंकि राज्य के हमको लगता सैकड़ों करोड़ रुपयों का ये घोटाला है, और ना जाने इसके हर विभाग में अगर आप जांच कीजिएगा तो कई विभाग से इस तरह का आपका घोटाला एकदम उजागर होते हुए आपको आएगा, और जिससे ये राज्य का क्षति है, राज्य की जनता का, राज्य के लोगों का एक प्रकार से अधिकार को ये लूटने का काम ये कर रहा है। और केंद्र सरकार कहीं ना कहीं से, अगर ये जितने बड़े दोषी है, तो हमको ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार भी यहाँ पर दोषी है। जो केंद्र सरकार वो कहती थी कि हम भ्रष्टाचार को हम पनपने नहीं देंगे, हम लूट खसोट की सरकार हम देश के भीतर में हम नहीं चलाएंगे, जो जिस तरह की ये बात को जनता के बीच में कहते हुए आज केंद्र की सत्ता पर आई थी, आज लगता है कि ये बात एक तरफ रह गई है और इनका कार्यशैली अब एक तरफ ये दर्शाता है, जो सारी देश की जनता ये देख रही है। जी, जो हमने दिखाया है, लोगों को हम जो आरोप लगे हैं, जो हमने दिखाया है, एक बार मैं उसको आसान भाषा में दिखा देता हूं दर्शकों को, ताकि दर्शक भी कनेक्ट हो पाएंगे और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है वो भी कनेक्ट हो पाएंगे। मैं एक रिपोर्ट पहले आप लोगों को दिखा देता हूं, ये रिपोर्ट आप लोगों को देखना बेहद जरूरी है। इस रिपोर्ट में जो आरोप लग रहे हैं पीके सिंह साहब पर, उन आरोपों को बहुत आसान भाषा में समझाया गया है। एक बार देखिए ये रिपोर्ट और समझिए कि कितना गंभीर है ये मामला। वो रिपोर्ट दिखाइए। सबसे पहले इस चिट्ठी को देखिए। इस चिट्ठी को सिम्फर के रिटायर्ड चीफ वैज्ञानिक वीरेंद्र कुमार सिंह की तरफ से लिखा गया था। आरोप था कि सिम्फर में वंशवाद और गड़बड़ियों को पनाह मिल रही थी। अब सवाल है कि इस चिट्ठी के आलोक में क्या हुआ। सिम्फर के मौजूदा निदेशक साहब पर कई आरोप भी हैं। आरोप नंबर 1, पीके सिंह साहब 3 मार्च 1984 से 27 जनवरी 1990 तक बैंक में क्लर्क का काम करते थे। तो फिर बैंक में सरकारी नौकरी करते हुए उन्होंने जियोफिजिक्स में एमएससी कैसे की? आरोप नंबर 2,
सिम्फर ज्वाइन करते समय उन्होंने इससे पहले की नौकरी का जिक्र क्यों नहीं किया? इन्होंने ज्वाइनिंग फॉर्म में उस जगह को ही खाली छोड़ दिया जिसमें इनसे जानकारी मांगी गई थी। उस जगह पर इन्होंने नील लिखकर छोड़ दिया और आज तक इनसे किसी ने नहीं पूछा। आरोप नंबर 3, पीके सिंह की ज्वाइनिंग बी कैटेगरी के वैज्ञानिक के पद पर हुई और फिर उन्होंने पहुंच और पैरवी के बल पर 8 दिसंबर 2015 को निदेशक पद संभाला। आरोप नंबर 4, इन्होंने मानदेय में भी भारी पैमाने पर गड़बड़ी की। अप्रैल 2016 से सितंबर 2020 तक उन्हें 15 करोड़ से ज्यादा का मानदेय मिला। इस मानदेय का इस्तेमाल कैसे हुआ ये किसी को नहीं पता। आरोप नंबर 5, कोल सैंपलिंग में भी इनकी जानकारी में घपला हुआ है। आरोप नंबर 6, इन्होंने रिसर्च टीम में गैर अनुभवी लोगों को रखा। इन्होंने सिम्फर में वंशवाद को बढ़ावा दिया। आरोप नंबर 7, पहले नियम था कि सरकार की तरफ से मानदेय पर आपत्ति पर पैसे सरकार वापस ले लेती थी। इन्होंने निदेशक बनने के बाद इस क्लॉज को ही हटा दिया था। इतने आरोपों के बाद भी पीके सिंह साहब पद पर बने हुए हैं। पीके सिंह को अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देना चाहिए, तो वहीं सरकार को भी ये देखना चाहिए कि सिम्फर जैसी संस्था में क्या यह विवाद शोभा देता है। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए दिलीप कुमार की रिपोर्ट। चलिए, अब हमारे मेहमान बहुत हद तक मुझे लगता है कि समझ गए होंगे। सरोज जी, बहुत बड़ा मामला है ये, इतना बड़ा मामला है कि हम और आप शायद यहाँ बैठ करके अंदाजा नहीं लगा सकते। और चाहे कोई भी दल हो, झारखंड के बारे में अगर कोई सोचता है तो उसे आवाज जरूर उठानी चाहिए इस मामले को लेकर के। सरोज जी, झारखंड के बारे में जो सोचता है उन्होंने चिट्ठी लिखा है, बाबूलाल जी ने चिट्ठी लिखा है जांच के लिए, और अब जांच होना चाहिए इसमें। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले भी रमेश राही जी ने चिट्ठी लिखा था प्रधानमंत्री जी को, और वहां से मैं आपको इसके बारे में जानकारी, मुझे जो जानकारी है कि 6 महीना पहले ही प्रधानमंत्री जी का उस चिट्ठी पे ही, साधारण चिट्ठी पे ही, रमेश राय जी के चिट्ठी पे ही वहां से इन पर वहां जांच के लिए आ गया है और कुछ जांच भी शुरू भी हो गया है वहां, मैं बता दूं। अच्छा, मैं और चिट्ठी गया, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर कोई गड़बड़ कर रहा है तो कहाँ उसमें बचाने की बात है। और अभी जैसे मोहन जी ने कहा कि ये मोदी जी की सरकार कहा था कि भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे, तो आज भी कायम है। और हमारे ही दल के नेता बाबूलाल जी ने चिट्ठी लिखा है, और अगर गड़बड़ी पाए जाएगी तो कोई बचेंगे नहीं। और ये गड़बड़ियां जो हो रही है, आप देख रहे हैं कि ये आज से नहीं है गड़बड़ी, ये 2009 से आप देख रहे हैं कि किस टेम्पू का और क्या क्या का दिखा रहे हैं कागज पत्र, तो ये तो पीछे से ही चले आ रहे हैं और गड़बड़ी करते आ रहे हैं। अब उसमें सरकारों पे नहीं जाइए कि किनकी सरकार थी नहीं थी। सवाल ये है कि अगर गड़बड़ी की है तो इन पे कार्रवाई होना चाहिए और जांच होना चाहिए, और अब जांच होगा। और एक बात का मैं आपका, अभिषेक जी, मैं आपत्ति करूंगा कि आपने जो कहा कि केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि छोड़ो जाने दो, ये ऐसे ही चैनल में बोल देने से नहीं होगा अगर उसके कोई सबूत नहीं है तो। किसको कहा केंद्रीय मंत्री ने कि छोड़ो जाने दो या कर दो, ये ऐसे आपने नहीं, ये इस पर मैं ऑब्जेक्शन है मेरा। सुन तो लीजिए, आपके ऑब्जेक्शन तो है, सुन तो लीजिए। पहली चीज कि 2-3 बातें मैंने कही, ठीक है। पहली बात मैंने कही कि खबर है, हमें खबर है। मैंने ये कहा कि हमें खबर है कि केंद्रीय मंत्री ने, ठीक है, आप सुन तो पहले सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। दूसरी बात मैंने कही, जो कही है, मैं समझ रहा हूँ आपकी पीड़ा, मैं समझ रहा हूँ। नहीं, पीड़ा की कोई बात नहीं, सुनिए, पीड़ा वाला नहीं है। मैं यहाँ पीड़ा वाला का कोई बात नहीं, हमही ने लिखा है, बाबूलाल जी ने लिखा है, कोई बात नहीं। सुनिए, अगर हम, मैं यहाँ बैठ करके ही, मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये पूरा दस्तावेज लेकर के बैठा हूँ। नहीं, आप खबर है, बिना दस्तावेज के मैं कुछ नहीं कहता। आप भी इनसे पैसा लिए, कोई मतलब है क्या? अरे भाई, मैं कहता रहा हूँ कि मैं तो दस्तावेज के आधार पे बैठे हुए, अरे मैं पैसा मिला, खबर है, तो दस्तावेज के आधार पे मैं तो यहाँ हिला के दिखा रहा हूँ कि देखिए दस्तावेज सरकार के केंद्रीय मंत्री पॉइंट जो मैं दिखा रहा हूँ सर, कहीं से उचित पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ सर। नहीं, अभिषेक जी, इस बात का आपका हम खंडन करते हैं। ठीक है, आपका अधिकार है, आपका क्षेत्राधिकार है, आप खंडन करें, आप विरोध करें, आप ऑब्जेक्शन करें, लोकतंत्र आपका अधिकार देता है। किशोर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, इसके बारे में बहुत विस्तृत जानकारी हम लोग नहीं प्राप्त किए हैं, लेकिन जितनी चीजों को आपने दिखाया, अपने रिपोर्ट में पत्र दिखाया, बाकी चीजों से अवगत कराया, तो इसमें 2-3 बात बहुत क्लियर है।
एक तो ये कि 2015 में ये निदेशक पद पर नियुक्त होकर के आए, जो हम सभी जानते हैं केंद्र सरकार के अधीनस्थ है, तो केंद्र के सरकार 2015 में किसकी थी। उसके बाद जो भी इन पर आरोप लगे हैं, प्रत्यारोप लगे हैं, उसके लिए सामाजिक कार्यकर्ता ने आरटीआई मांगा या बाबूलाल मरांडी जी ने माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, ये सारी विषय अपनी जगह है। जांच कहीं न कहीं राजस्व की क्षति होती है तो राज्य की भी क्षति होती है, और जिस तरह से चीज़ों को इसमें लेकर के आया गया है, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि ये कहा गया कि पहले भी इन पर सीबीआई जांच हुई है, तो सीबीआई जांच जब हुई है, अगर इनके पक्ष में रिपोर्ट होगी तभी तो नहीं कार्रवाई होगी। अगर इनके खिलाफ रिपोर्ट होगी सीबीआई की तो इन पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। इस बात से बल मिलता है, इस बात से बल मिलता है कि कोई इनको बचाने का काम कर रहा है। कहते हैं ना, पढ़े लिखे को हाथ कंगन को आरसी के और पढ़े लिखे को सरोज जी, आप ध्यान से सुनिएगा इस बात पूरी ध्यान से एक बार सुन लीजिए। हमारे साथ एक इस मामले के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सीधा उनका रुख करूंगा। सर, मेरे पास तो दस्तावेज भी हो और मुझे जो जानकारी मिली है कि भाई एक केंद्रीय मंत्री साहब ने इन्हें मौखिक रूप से माफ कर दिया कि ठीक है जाइए, आपसे गलती हो गई। क्या मैं गलत हूं? जी नहीं, गलत आप नहीं है। श्री जावेद अली सपा के राज्यसभा सदस्य ने पार्लियामेंट में 2 बार क्वेश्चन किया था जी, और उन्होंने क्वेश्चन का जवाब माननीय मंत्री हर्षवर्धन जी ने दिया है। और उस जवाब में जो लिखा हुआ है, उन्होंने जो डीजी ने लिख कर दिया कि इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, उस आधार पर डीजी के स्टेटमेंट पर मंत्री जी ने उसको माफ कर दिया है। और उसमें लिखा हुआ है भाई वर्बल ऑर्डर ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ CSIR सोसाइटी। ये आपको हम जो है नहीं तो कल हम जुटा देंगे, कल कहीं ना कहीं से खोज कर दे देंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। बस इतना ही सुनना था, बस इससे ज्यादा। अच्छा, बहुत शुक्रिया। भारती जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, डीजी ने लिख करके दिया कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, बढ़िया काम कर रहे हैं, तो मंत्री जी ने कहा कि भाई तब इतना बढ़िया आदमी है, बढ़िया काम कर रहे हैं, तो उनको ये पहले तो डीजी को सस्पेंड करना चाहिए अगर लिख के दिया है इनके पक्ष में तो। और सवाल दूसरी सवाल नहीं, और आपने कहा कि मंत्री जी ने माफ कर दिया, ऐसे नहीं कहा। डीजी ने लिख के दिया कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मिल जानी चाहिए। सुनिए, दूसरी और एक बात तो अच्छा, जो पार्लियामेंट के जवाब, मेरी बात तो सुनिए ना। अरे मेरी बात, एक और बात सुन लीजिए ना। मेरी बात, हाँ, अच्छा, एक बात और मेरी बात सुन लीजिए ना, फिर आपका। अच्छा बताइए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं एक बहुत छोटी सी बात कह रहा हूँ, ठीक है, बहुत छोटी सी बात कह रहा हूँ आपको, आपके लिए ही मैं कह रहा हूँ, ठीक है, कि भाई अगर मैं कह देता हूं, मैं छोड़िए, मैं आपकी पार्टी के एक पदाधिकारी कहते हैं कि भाई सरोज जी बहुत बढ़िया प्रवक्ता हैं, गजब के प्रवक्ता हैं, इनका मतलब जबरदस्त है, लेकिन आपके ऊपर एक बहुत जबरदस्त आरोप है, तो क्या आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर आपको माफ कर दिया जाएगा? देखिए, आप उन्होंने क्या कहा, जो आप जिनका पहले तो जिनका आप सुनवा रहे हैं, पहले वो कागज मंगा लीजिए। उन्होंने क्या कहा, है मेरे पास है, तो मंगवा लीजिए ना। सुनिए, दूसरी बात मैं सुन रहे हैं ना, अब मेरी बात, वही बात को आप दोहरा रहे हैं जो बात को हम कह रहे हैं। आप जब देखिए, मैं इनका पैरवी नहीं कर रहा, और जब तक जांच नहीं हो जाए, मैं किसी का चिट्ठी, और बाबूलाल जी ने क्या लिखा कि इसकी जांच होनी चाहिए। सीबीआई कह रहे कि सीबीआई जांच हुआ है, इनको क्लीन चिट मिला होगा। अब क्लीन चिट मिला मतलब बाबूलाल जी की चिट्ठी पर, मतलब मेरी बात सुन लीजिए। अगर आप ये नहीं कह सकते, मुझे बताइए ना, बाबूलाल जी की चिट्ठी पर आप विश्वास में, दूसरी मुझे बताइए तो आप यही कह रहे हैं ना भाई कि आप इस चिट्ठी पर कह रहे हैं। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि बाबूलाल जी ने चिट्ठी लिखा है जांच के लिए, उनके पास आया कि ये आदमी गड़बड़ कर रहा है, तो लिखे हैं कि इसकी जांच हो। भाजपा के नेता ने लिखा है। आप आपके चैनल में, मैं देखता हूँ आप बहुत संवेदनशील है, आपके यहाँ झारखंड के कई अधिकारियों का रोज चलते रहता है, जिस तरह चला है कि इन्होंने ये घपला किया, इन्होंने ये घोटाला किया। मोहन जी यहाँ बैठे हुए, कितने पे कार्रवाई हुआ, लेकिन इन पर चिट्ठी आ गया है कार्रवाई की। आपसे ये चिट्ठी तो बाबूलाल जी ने लिखा है, इसके पहले भी आ गया है कार्रवाई के लिए। गजब की बात। प्रधानमंत्री जी ने लिख दिया है कि इसकी जांच हो। 6 महीना पहले आया हुआ है एक चिट्ठी, जो मुझे प्रधानमंत्री के ओर से 6 महीना से अब तक क्या हुआ? जांच के लिए तो लिखा गया है। दिसंबर में वो रिटायर कर रहे हैं, आपका जांचें चलते रहेगा। वहां से घूम के आएंगे जांच में, तो जबरदस्ती किसी को फांसी भी तो नहीं चढ़ा दीजिएगा। किशोर जी रोज ऐसा चलाते हैं यहाँ चैनल पे कार्रवाई किया राज्य सरकार। मोहन जी बैठे हुए बता दें, आपने कई सीओ का और कई घोटाले किसका चलाया, कितने पे कार्रवाई हुआ?
गजब हालत है, ट्रांसफर नहीं हुआ। लेकिन केंद्र सरकार कार्रवाई करेगा अगर ये गड़बड़ होने तो। बाबूलाल जी ने चिट्ठी लिखा है। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए सरोज जी, मेरी बात। अरे हुजूर जो सामने बात है उसकी बात करिए ना। कैसे 6 महीना आप कह रहे हैं कि 6 महीने पहले जब प्रधानमंत्री के संज्ञान में आ गया तो अब तक क्या हुआ इस मामले में मुझे बताइए। अब तो जांच होगा, अभी तो चिट्ठी ही लिखा गया है। 21 में दिसंबर में तो उनका रिटायरमेंट है, तो आप क्या करें? तो अभी जांच करते हैं हम, आपका चैनल है। आप कह रहे हैं ना कि 6 महीना हो गया। किशोर जी बोलिए आप। देखिए और ये क्या बोलेंगे, इनके समय भी किया है तो उसका जवाब। तो इनके समय में किया है तो आपके लिए अलाउड है। हम तो चिट्ठी लिखा है, आप ऐसा यार हुजूर आप खुद तो कह रहे हैं कि 6 महीने पहले उनके संज्ञान में आ गया है, तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि 6 महीने में क्या हुआ। विधायक दल के नेता। अरे मैं कह रहा हूँ कि 6 महीने में क्या हुआ, तो उसमें आप बिलबिला जा रहे हैं। चलिए बोलिए बोलिए। नहीं देखिए, कोई दूसरा नहीं। बोलिए 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 किशोर जी बोलिए। हम बचाने नहीं जा रहे किसी को अगर गलत होंगे तो। जो सच है वो जोर से बोलने से दबेगा नहीं। अरे भाई तो आपके समय भी चोरी कर रहा था। नहीं, इसीलिए इनके समय में चोरी अलाउड है। जवाब दीजिए ना। इसीलिए इनके समय में चोरी अलाउड है। 9 में आप थे कि नहीं थे? हम तो इतना ही जानते हैं। और 100 करोड़ का घोटाला किया, 15 करोड़ का तो 15 से 20 सबसे बड़ा पहले किया होगा ना। सबसे बड़ा शंका जो हमको ये है कि जिस व्यक्ति ने माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने, कहीं वो अपने बात से आगे चल के मुकर न जाए, क्योंकि 2016 में भी हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर उन्होंने आरोप लगाया था किसी के ऊपर में। आज उनसे ये बात पूछा जाता है तो कहां मुकर रहे हैं? वो तो उन्होंने कहा कि जांच के लिए लिखे थे, लेकिन पुलिस की मंशा संदिग्ध है। अब जो क्राइम, यही जवाब दे देंगे आगे कि रघुवर दास जी को जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। रघुवर दास जी को जेल जाना चाहिए। कोर्ट में झूठ रहा है कि धारा लगेगा कि नहीं लगेगा, इसका मतलब गलत धारा लगाए हैं। वहां कहां ले गए आप? इस पर जवाब दीजिए ना। ये तो आप ही के समय से भी लूट रहा। हम लोग तो यही तो चिंता है कि बाबूलाल मरांडी जी आरोप लगा रहे हैं। मेरी बात सुनिए, उग्र मत होइए, मेरी बात सुन लीजिए। उग्र कहां हो रहा है? आपने सीधे कह दिया कि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि छोड़ दीजिए। अरे ऐसे किस केंद्रीय मंत्री ने कहा है? उस पर हमने कहा कि आप हर्षवर्धन बता तो रहे हैं। नहीं, हर्षवर्धन क्या कहा कि डीजी के रिपोर्ट पर कि एक कॉम्पिटेंट अफसर है, उस पर उन्होंने कहा। और पार्लियामेंट में सवाल आया तो डीजी के रिपोर्ट पर आप विधानसभा में जब कोई प्रश्न आता है तो अधिकारी ही बना के कागज देते हैं कि भाई ये रिपोर्ट बना के दीजिए, तो रिपोर्ट जो देते हैं उसी को वो पढ़ते हैं, वही वो पार्लियामेंट में पढ़े। उसको आपने ऐसे कह दिया हल्के ढंग में, उन्होंने कहा छोड़ दीजिए। मतलब आप कह रहे हैं ना कि हर्षवर्धन जी के सीबीआई जांच की है तो सीबीआई का क्या रिपोर्ट है वो भी आपको दिखाना चाहिए था। वो भी दिखाएंगे, उसको भी दिखाइए। सीबीआई छोड़ दिया तो वो भी। 6 महीना में क्या सुनिए मेरी बात, पहले मेरी बात सुन ले, पहले आप ठंडा पानी पी लीजिए। नहीं आप, हम ठंडा, पूरा ठंडा है, आप पहले ठंडा पानी पी लीजिए। हम कैसे पिएंगे बताइए ना, हम कहाँ गए? सवाल ये है कि 6 महीना पहले जांच का आदेश आया है। मैं चाहता हूँ कि इस तरह के झारखंड के कई अफसरों के केस चल रहे हैं, कितने पर कार्रवाई हुआ उस पर भी बता दें। मोहन जी, कितने आप सीओ और कितने का आप तो संजीदा है, दिखाते रहते हैं। मोहन जी, कितने लोगों को झारखंड में ऐसे लोगों को दिखाएं, किसी पे कार्रवाई हुआ है क्या? मोहन जी, आवाज पहुंच रही है अब तक? सरोज जी का सवाल पहुंच रहा है अब तक? हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। मोहन जी, सरोज जी का सवाल पहुंच रहा है अब तक? शायद मोहन जी से हमारा संपर्क टूट गया है। किशोर जी एक बार जवाब दे दीजिए। देखिए सीधी सी बात है कि 2-3 बात जो सामने आई है कि 6 महीना पहले जांच का आदेश अगर प्रधानमंत्री जी ने दिया है तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले जो आदमी निदेशक के पद पर हैं उनको सबसे पहले पद से पदमुक्त करना चाहिए। उनको पहली चीज तो यही होनी चाहिए। बिना जांच के कैसे पदमुक्त कर दीजिएगा? बिल्कुल होना चाहिए। नहीं होगा तो बिल्कुल होना। अरे बिना जांच के कैसे पदमुक्त? ये तो न्याय का तकाजा कहता है। ठीक है, ये भ्रष्ट आदमी होंगे, इन पे कार्रवाई होगी। मैं इनको बोला तो कि आप चिट्ठी नहीं लिखे, हमारे अब देख लिए आपको लग रहा है ना कि सरोज जी पक्ष ले रहे हैं पीके सिंह साहब का। जो निदेशक साहब हैं उनके पक्ष। निदेशक साहब नहीं, मैं जो सच बात है, आप बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री पदमुक्त क्यों नहीं कर दिया? कैसे प्रधानमंत्री नहीं, आरोप लगा है। कैसे आरोप लगते ही पदमुक्त कर दिया? सुन तो लीजिए, मैं उसकी पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूँ। अगर उन्होंने गड़बड़ किया है तो इनको पैसा भी वसूलना चाहिए, जेल भी जाना चाहिए। और कार्रवाई के लिए तो हम ही चिट्ठी लिखे। हमारे रमेश राय हमारे ही कार्यकर्ता है, बीजेपी के भी आज कार्यकर्ता है, और चिट्ठी भी लिखा है विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने। लिखे तो हम ही है। घोटाला तो आपके समय से भी कर रहा है, आप तो नहीं उजागर किए, हम थोड़े छोड़ने वाले हैं। लेकिन ये कहना है कि आप जो बात बहुत अच्छी बात है, बाबूलाल मरांडी जी सिर्फ कायम रहे तो प्रधानमंत्री की ओर से मुझे पूरा भरोसा है कि न्याय मिलेगा। बहुत घोटालेबाज का चिट्ठी लिखे हैं लेकिन आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। राज्य सरकार मेरी बात सुन लीजिए। बहुत लोग का उजागर किए हैं। ना ठीक है, एक बार किशोर जी की बात सुन लीजिए। नहीं देखिए,
6 महीना से अगर उन पर प्रधानमंत्री का आदेश है कि 6 महीना पहले की जांच किया जाए, तो मेरा अपना मानना है कि पहले इनको पद से हटा के और जांच होनी चाहिए थी। उसमें काफी विलंब हो चुका है। दूसरी बात यह है कि ये चीजें आपके माध्यम से पहले से उजागर किए जा रहे थे। इसी बीच बाबूलाल मरांडी जी ने माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है इसको जांच कराने को लेकर के, तो इसको जांच भी होनी चाहिए। दोषीवार हैं तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। हम भी यही 100% किशोर जी के इस बात से हम सहमत हैं कि पूरी जांच होनी चाहिए और दोषी हो तो पूरा कार्रवाई होना चाहिए, इनको जेल जाना चाहिए। चलिए तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन सिम्फर के लुटेरे पर हम अभी बने हुए हैं, कहीं जाइएगा मत, अभी कहीं मत जाइएगा, क्योंकि इसमें अभी बहुत कुछ है। अभी बहुत सारी बातें हैं जो इसमें जानना जरूरी है आपके लिए, बहुत सारी बातें हैं जो इसमें समझना बहुत जरूरी है। सरोज जी बहुत शुक्रिया आपका, किशोर जी बहुत शुक्रिया, मोहन जी बहुत शुक्रिया। लेकिन आप दर्शक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है और इस खबर में और भी बहुत कुछ है जो अभी हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके पास तुरंत आ रहे हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। और जैसा कि मैंने कहा कि ये खबर बड़ी नहीं बहुत बड़ी है। आप अंदाजा लगाइए, आप अंदाजा इस बात का लगाइए कि एक शख्स एक ऐसे संस्थान का डायरेक्टर है जो संस्थान हमारा गर्व है। मैं फिर से बता रहा हूं कि किसी वैज्ञानिक को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद कतई नहीं है, बल्कि हम तो इन सर्वश्रेष्ठ ब्रेन्स को सैल्यूट करते हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम सवाल खड़े करें, और हम पीके सिंह साहब आपके तमाम इन क्रियाकलापों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये कुछ आरोप हैं जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिनके जवाब हम अब तलक ढूंढ रहे हैं। और मैं यहां बैठ करके पीके सिंह साहब को इनवाइट कर रहा हूं कि सर आए, आप आए और आप बैठें, लाइव बैठें हमारे साथ और बातचीत हो। मैं मानता हूं, मेरा अभी भी विश्वास है कि शायद ये आरोप आप पर लगे हुए, मैं दिल से मानता हूं कि शायद ये गलत हो। हमारे साथ हमारे संपादक न्यूज 11 भारत के अनूप सोनू साहब मौजूद हैं। सर मामला बड़ा नहीं बहुत बड़ा है, और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं सर यहां बैठ करके कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस मामले को हमने उठाया और आज इसका असर देखिए कि अब बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी चिट्ठी लिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन सवाल यह उठता है कि भाई इतना कुछ करने के बावजूद एक शख्स इतनी भी जहमत नहीं उठा रहा है कि वो अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन ही कर दे। उन्हें पता है शायद कि भाई उनका कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता, शायद उनकी पकड़ इतनी जबरदस्त है, ऐसी जगह पर उनकी पकड़ है कि शायद कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अनूप सर देखिए भारती कहते हैं ना कि अगर आप कोई पूंछ पकड़ते हैं और वो पूंछ आपको और आगे पकड़ने के लिए आमंत्रित करता है कि नहीं भाई आगे आओ और मुलायम रेसा है, तो आप ऊपर भी पकड़ सकते हो। जबरदस्त पकड़ लोगे तो शायद सांप बिल में न जाए, धीरे धीरे करके आदमी पकड़ते पकड़ते सांप का गर्दन पकड़ लेता है। इस पूरी स्टोरी में यही है। वजह यह है कि अगर वो पूंछ शांत रहता तो शायद हमारी नजर नहीं पड़ती, लेकिन जैसे ही उस पूंछ को टच किया गया वो पूंछ बहुत तेजी से फड़फड़ाया। अच्छा। जब तेजी से फड़फड़ाया तब शक हुआ कि ये कोई ना कोई जहरीला सांप है और वो हमें धमकी दे रहा है कि अगर ज्यादा टच करोगे तो डस लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम पत्रकारिता करने चले हैं और हमने महज एक खबर की पुष्टि के लिए निदेशक महोदय का पक्ष जानना चाहा, और निदेशक महोदय ने जिस तरीके से एक्ट किया वो एक्ट कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आ गया। और जिस तरीके से उन्होंने खुद बात ना करके फिर एक चेन के माध्यम से हम तक खबर को रोकने, खबर को समझने तक की बात कह दी कि पहले समझ लीजिए, खबर को चलाइए मत,
हम सब समझ चुके थे और तब तक सिर्फ इतना समझे थे कि जो स्टाइपेंड है जिसकी बात हम कह रहे हैं, रिसर्च के लिए जो फंड आता है, वहां तक बात थी कि उसको बांटने में अनियमितता थी, मानदेय में अनियमितता, बस सिर्फ यही है। और अनियमितता को डीजी ने देखा था, डीजी ने लेटर लिखा निदेशक को, निदेशक ने अनूप जी, मैं आपको रोक रहा हूं इसलिए क्योंकि हमारे साथ हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेश साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश जी, बहुत स्वागत है आपका। शैलेश जी, सबसे पहले तो देखिए, मैं फिर से वही रिपीट कर रहा हूं कि भ्रष्टाचार के प्रति मैंने उस दिन भी कहा था, आप हमारे साथ लाइव बैठे हुए थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हमारी मुहिम देखिए कि पहले दिन हमें पता चलता है कि भाई एक चिट्ठी है, चिट्ठी में CSIR डीजी लिखते हैं कि भाई मानदेय में अनियमितता है। आपने कहा कि नहीं ठीक है, इट्स ओके, मानदेय में अनियमितता है, हो सकता है भाई सीक्रेट फंड होगा, सीक्रेट सर्विस की तरह जो फंड होता है कि आप नहीं बता सकते, सारी बातें समझ में आती है। बहुत शालीनता से हमारे संवाददाता ने पूछा था। थोड़ा सा और हमने खोदा इस मामले को तो पता चला कि साहब डायरेक्टर साहब की डिग्री पर भी सवाल है। फिर थोड़ा सा खोदा तो पता चला कि कोयले की सैंपलिंग में भी करोड़ों करोड़ का खेल हो रहा है। फिर थोड़ा सा खोदा तो पता चला कि भाई कई ऐसे लोगों को वहां रिक्रूट कर लिया गया है जो कि इनके रिश्तेदार हैं। आज बाबूलाल मरांडी की चिट्ठी में पता चल रहा है कि भाई इन्होंने फेस शील्ड का जो टेंडर है वो ऐसी कंपनी को दे दिया जो इनके बेटे का है। और भी ऐसे कई मामले हैं, जैसे पता चल रहा है कि भाई वाहन जो सामान लोड करके जो वाहन जाते हैं उसका नंबर जब जांच करने पे पता चलता है कि वो मोटरसाइकिल का नंबर है, और उसके बाद पता चलता है कि इस मोटरसाइकिल के नंबर पर तो लाखों लाख की पेमेंट हो चुकी है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें अब निकल करके सामने आ रही है, यानी हमारी ये मुहिम रंग ला रही है। शैलेश जी, देखिए, मैं तो फर्स्ट डे भी यही बात बोला था आपको जी। जिस तरह से वो अवॉइड कर रहे थे ना, वो अवॉइड, या तो वो अवॉइड नहीं किए होते तो बहुत बातें ये नहीं होती। वही ना बात है, चोर की दाढ़ी तिनका। और दूसरी बात, मैं आपको बहुत ये देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आपने इस तरह का बात को छोड़ा नहीं, बीच में छोड़ा नहीं, आप ले आए। देखिए, निकलती गई आपके मुहिम ने धीरे धीरे रंग लाया। अब तो कुछ बचा नहीं, अब तो जो है ना, अब तो इनको, अभी भी मैं इनको कहता हूँ कि इनको आपके चैनल पे आना चाहिए, और अभी भी इनको चैनल पे आकर अपना जरूर एक स्टेटमेंट, अपना पक्ष रखना चाहिए। पता नहीं क्यों पक्ष नहीं रख रहे हैं, पता नहीं क्यों पक्ष रखने से वो घबरा रहे हैं। उनको आके इतनी सारी बातें हो रही है उनके खिलाफ, और उनको आके पक्ष रखना चाहिए जी। अच्छा शैलेश जी, मैं एक बात समझना चाहता हूँ कि क्या एक शख्स जो है वो इतना मजबूत हो सकता है कि वो, मतलब हम इतने दिनों से खबर दिखा रहे हैं, इतनी सारी बातें हो चुकी हैं, हमें तो पता चला है कि 6 महीने पहले एक खबर ऐसी भी आई हमारे पास कि 6 महीने पहले ही पीएमओ को इस तमाम मामलों की जानकारी भी हो गई और वहां से एक चिट्ठी भी आ चुकी है सिम्फर में कि इस मामले की जांच के लिए। स्टिल ये शख्स जो है वो अपने क्रियाकलापों को जारी रखे हुए हैं। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है जी। ये देखिए, हम इसको यही कहेंगे, ये हमारा दुर्भाग्य है कि इतना घोर अनियमितता और इस तरह की बात उठ रही है और फिर भी इसका जांच नहीं हो रहा है। हम तो कह रहे जांच अब कहाँ रह गया, अब तो ये FIR के दायरे में आ गया। जी। मैंने वेरी फर्स्ट डे मैंने कहा कि अगर वो जो विसल ब्लोअर है वो जो कुछ भी कह रहे हैं और आप जो कुछ भी ला रहे हैं तो ये तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के दायरे में आ गया। और अब तो इनपे तो मल्टीपल FIR का केस बन रहा है। जी। अब तो मल्टीपल FIR की बात हो रही है। अगर मान लीजिए कोयले में सैंपलिंग को लेकर घोटाला है, वो एक अलग FIR है। अगर इनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो बात है वो एक अलग मामला है। फिर इनका जो मानदेय को लेकर है वो एक अलग मामला है। तो कितने FIR, हाउ मेनी FIR इज गोइंग टू सफर? डिग्री का अलग मामला है। हाँ, ये अब नाउ आई थिंक इट्स हाई टाइम समथिंग the government must do something। तो करना चाहिए। कितनी किरकिरी आप झेलोगे भाई, कितनी किरकिरी आप झेलोगे किसी का? बिल्कुल। चलिए, या वो सामने आ जाए, सामने आकर के वो खंडन करते हैं कि भाई आप जो बातें बोल रहे हो बिल्कुल सरासर गलत है। ये बिल्कुल हम तो इसके लिए भी उन्हें इन्वाइट कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया शैलेश जी, हमारे साथ आप जुड़े इसके लिए। तो अनूप सोनू साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश जी की बातों को सुनने के बाद देखिए साफ पता चल रहा है कि अब ये मामला मतलब सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं है, उससे भी बड़ा है। इसमें 420 भी आ जाता है, चूंकि डिग्री का जो मामला है तो ये तो सरासर फ्रॉड है, साफ फ्रॉड है। और अगर हमारी बातों में सच्चाई नहीं रहती, मेरा मानवीय दिमाग जो मेरी सीमित बुद्धि कहती है कि अगर मेरी बातों में सच्चाई नहीं रहती तो अब तक जो निदेशक साहब हैं वो तो हमारे गर्दन मरोड़ चुके होते हैं।
अनूप सर। भारती, मैं तो ये कहता हूं कि शैलेश जी ने जितनी अलग अलग चीजें बताई और कहा कि मल्टीपल एफआईआर का मामला बनता है, मैं तो ये कहता हूं कि देश की आन बान शान के खिलाफ अगर कंस्पिरेसी हो या अपमान हो, अपमानजनक अगर कोई कृत्य किया जाए, उसकी भी बहुत एक संगीन धाराएं होती हैं। और सिम्फर देश का सिरमौर है। सिम्फर के निदेशक पद पर रह के अगर आप ये कर रहे हैं तो एक अलग से धारा, मैं कह रहा हूं संपादक होने के नाते, कि ये भी ऐड होनी चाहिए। हालांकि ये तो बहुत आगे की बात है जब एफआईआर तक चीजें पहुंचेंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतने तथ्य और इतने पॉइंट्स रखने के बावजूद किसी के कान पे जू नहीं रेंग रहा है। निदेशक के तो कान पे जू नहीं ही रेंग रहा। थोड़ा सा ये मुझे स्वाभाविक भी लगता है कि सामने वाला अपना रास्ता तलाश रहा होगा, लेकिन जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है वो क्या कर रहे हैं। आज बाबूलाल मरांडी ने अगर अपनी नैतिकता के आधार पर, अपनी जिम्मेदारी के आधार पर उन्होंने चिट्ठी लिखी, मैं उनका स्वागत करता हूं। और आपने निदेशक को आमंत्रित किया, शैलेश जी ने भी हमारे चैनल पर उन्हें आमंत्रित किया। मैं संपादक होने के नाते निदेशक महोदय को बुलाना चाहता हूं, निमंत्रण भेज रहा हूं कि आप आइए, क्योंकि अब हम रुकने वाले नहीं हैं और ये आपके पास मौका है, चांस है। आप आइए, अपनी बात रखिए, अपने वो दस्तावेज पेश कीजिए जो हमारे दस्तावेजों का खंडन करते हो, हमारे आरोपों का खंडन करते हो। जिस तरीके से आपने हमारे संवाददाता को नजरअंदाज किया था, नेग्लेक्ट किया था, उसके सवाल को नेग्लेक्ट किया था। व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति को छोड़िए, व्यक्ति को आपने नेग्लेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन उस समय वो व्यक्ति एक पत्रकार था और पत्रकार अपनी जिम्मेदारी के साथ उस सवाल को रख रहा था जो इस सूबे से जुड़ा हुआ है, इस सूबे के लोगों से जुड़ा हुआ है, इस देश की आन बान और सम्मान से जुड़ा हुआ है। अगर इस तरह के, मान लीजिए रक्षा मंत्रालय या बाकी जितने मंत्रालय हैं जो कहीं ना कहीं पूरे विश्व के देशों में कई हमारे विभाग ऐसे हैं जो बाकी देशों के विभागों से बहुत सशक्त और मजबूत है, वहां पर बैठा हुआ कोई सिरमौर या उच्च स्तरीय पदाधिकारी पर इस तरह का आरोप लगता है, आप भूल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में जज के खिलाफ भी, आपने देखा होगा ना, साउथ में जज के खिलाफ भी जिस तरीके से अभियोग लाया गया, वहां पे इस तरह के लोग अगर ऐसे संस्थाओं में बैठे रहते हैं तो इनके खिलाफ जरूर से जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई से पहले पूरा मौका मिलना चाहिए उनको अपनी सफाई पेश करने का, क्योंकि हम अगर कह रहे हैं तो बहुत दिन तक मैंने देखा था कि हमारे फेसबुक पोल पे जब लाइव जा रहा था, यही सिंपल से रिलेटेड जब हम खुलासे कर रहे थे, तो मुझे भी पता है, हमारे यहाँ एक खोजी टीम एसआईटी भी है, सबको पता है, जो इस तरह की खबरें लेके आती है। उस टीम ने ये पता किया कि कौन से वो लोग हैं जो अलग अलग आईडी से लिख रहे हैं, न्यूज 11 के बारे में अपशब्द कमेंट कर रहे थे, झूठा है, गलत है, ये सारी चीजें। मैंने तो नंबर जारी करके उनको इनवाइट किया कि भाई आप लाइव प्रतिक्रिया दें। ये सारी चीजें थी। ये कौन लोग हैं? ये निदेशक महोदय से जुड़े हुए लोग हैं और हमने पता कर लिया, उनका भी खुलासा करेंगे। इस चैनल से हम बोल रहे हैं, उनका भी खुलासा करेंगे। लेकिन ये मेरा कहना वो नहीं है, मेरा कहना ये है कि ये सब ना करके आप स्वयं आए प्रभु और अपनी बात यहां रखें, ताकि हमें भी थोड़ी सी संतुष्टि हो कि कम से कम हम इस मामले को इस स्तर पर तो लाके छोड़ रहे हैं कि कम से कम द्विपक्षीय बात सामने आ गई, वहां भी हमारी जिम्मेदारी खत्म हो सकती है। उसके बाद जो फैसला लेना है मौजूदा सरकार को लेना है, केंद्र सरकार को लेना है, केंद्र के उस विभाग को लेना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को लेना है, वो उन लोगों को देखना है। लेकिन मेरा कहना यह है कि मामला सिर्फ इतना ही नहीं है। जिस तरीके से पॉलिटिकल डिबेट चल रहा था अभी से कुछ मिनटों पहले, वहां पर एक महोदय जो थे, बीजेपी के जो प्रवक्ता थे, वो बहुत फंसे हुए नजर आए मुझे। वो एक तरफ उनके लिए केंद्रीय मंत्री और दूसरी तरफ विधायक दल के नेता, बीच में वो फंसे नजर आए। तो सवाल जनाब सरकारों का नहीं है, इससे पहले रघुवर दास की सरकार थी। तो ये मामला आज का थोड़ी है कि हेमंत सोरेन सरकार इसकी जिम्मेदारी ले और या उसी की जिम्मेदारी बनती है। मामला किसी राज्य के एक सरकार की नहीं बनता। सरकार का तो ये मामला ही नहीं बनता, मामला ही नहीं बनता। इस पर केंद्र को संज्ञान में लेना है। चिट्ठी भी आ चुकी है। अब सवाल है रसूख का। मेरे नॉलेज में जहां तक है कि पीके सिंह साहब को जिस मंत्री ने वर्बली माफी दे दी थी, क्षमा दे दिया था,
और उसका प्रमाण है क्योंकि वो लोकसभा के क्वेश्चन आंसर में रिकॉर्डेड है, वो रिकॉर्डेड है। इसमें कोई कुछ भी कहता रह जाए, हमारे पास प्रमाण है, हम कहीं भी उसे पेश करने के लिए तैयार है। और आजमगढ़ के जो सांसद थे, क्या वो उनको वो पागल हो गए थे, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए थे कि वो सदन तक इस मामले को लेकर गए? लेकिन मुझे जो पता चला है कि ये किसी एक केंद्रीय उच्च स्तर के नेता, उच्च विभाग के नेता के करीबी भी रिश्तेदार भी माने जाते हैं। तो हो सकता है कि रसूख का अभी डंडा चल रहा हो, लेकिन निदेशक महोदय ये बता दूं कि जब सबूत, तथ्य और वक्त आपके खिलाफ हो ना, तो कोई आपको नहीं बचा सकता। और इस वक्त आपका वक्त वही कह रहा है। तीनों के तीनों चीजें अभी फिलहाल खिलाफ हैं। तीनों की तीनों चीजें बहुत सारी चीजें कह रही हैं। अगर हम इसको आसानी से समझे, चूंकि देखिए बहुत सारे लोग इसको पता नहीं किस एंगल से देख रहे हैं। मैं कमेंट्स भी देख रहा था कि भाई न्यूज़ 11 जो है वो जबरदस्ती डायरेक्टर साहब के पीछे पड़ा हुआ है, सारी चीजें। तो हम तो ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं। नहीं, बाबूलाल जी भी जबरदस्ती पड़े हुए हैं। हाँ, सब बाबूलाल जी भी जबरदस्ती पड़े हुए हैं। हमारे जो मामले के जानकार थे, वो इसलिए लिखना पड़ रहा है कि अगर सिम्फर का मामला सिक्योर हो सकता है, मतलब वो प्राइवेट हो सकता है, तो भाई हमारे सोर्सेज का मामला भी प्राइवेट हो ही सकता है। हाँ, तो वो भी गलत है। बाकी सारे लोग, शैलेश जी गलत है, ये सारे लोग गलत है, हम गलत है। सही कौन है भाई? हमारे पास में बस इतना है, हमारे पास में जैसे आपने हाथ जोड़ा, मैं भी हाथ जोड़ करके और निदेशक साहब से कह रहा हूं कि सर, बाकायदा नतमस्तक होकर के कह रहा हूं कि सर आइए। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। और कहीं ना कहीं दाल काली है, पूरी दाल ही काली है, दाल में काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल काली है। और यही कारण है कि सुबह के 3 बजे तक आपकी मीटिंग चलती है। आपको लगता है कि सिम्फर के बाहर न्यूज़ 11 भारत मौजूद नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि सिम्फर के अंदर भी न्यूज़ 11 भारत मौजूद है। मैं आपको बता देता हूं। और प्लीज इस पर रिसर्च मत करिएगा, इस पर पैसे भी आप मानदेय भी लेंगे इस रिसर्च को लेकर के, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि न्यूज़ 11 भारत सिम्फर के अंदर कहाँ मौजूद है। तो उससे आसान काम जो है वो आप कर सकते हैं कि आप न्यूज़ 11 भारत के स्टूडियो में आए, बाकायदा आए स्टूडियो में। सर कुछ बोलना चाहते हैं? बोले। माती जी, मैं फिर वहीं पे आ रहा हूं कि आपको सिर्फ ये करना है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये करना है। आप मत आइए स्टूडियो, आप मत आइए रांची, आप हमारे संवाददाताओं को बुलाइए और अपना पक्ष रख दीजिए। आप क्या कर रहे हैं? आप अपने लोगों से आप 3 बजे सुबह तक मीटिंग कर रहे हैं सिम्फर के अंदर, और मीटिंग में क्या कर रहे हैं? कोई रिसर्च और कोई शोध कर नहीं रहे हैं। आप जो कर रहे हैं वो सब जान रहे हैं। आपके पीआरओ से आप ये कहलवा रहे हैं कि कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जो मानहानि का दावा करना चाह रहे हैं, मानहानि का दावा करें। आप हमें धमका रहे हैं, आप हमें धमका रहे हैं। आपको जो करना है आपको कर नहीं रहे हैं। बिल्कुल। चलिए तो बहुत शुक्रिया अनूप जी आपका कि आपने इस मामले पर वो बातें बताई जिन मामलों जहां तक शायद मैं नहीं पहुंच पा रहा था। बहुत शुक्रिया आपका। और डायरेक्टर साहब आपके लिए तो बस इतना ही कहना है कि देखिए न्यूज़ 11 भारत का तो एक ही नारा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपने गलत किया है, और अगर आपने गलत किया है तो वहां तक हम पहुंच के रहेंगे। बहुत सारी चीजें हम सामने लेके आ चुके हैं। अभी फिलहाल बाबूलाल मरांडी साहब ने चिट्ठी लिखी है, लेकिन ये बात बहुत जल्दी दिल्ली तक भी हम पहुंचाएंगे, क्योंकि ये झारखंड के हक की बात है। आपने झारखंड के साथ नाइंसाफी की है, और उस नाइंसाफी का बदला तो हम लेके रहेंगे, क्योंकि न्यूज़ 11 भारत है, सच है तो दिखेगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।